हेलो बच्चों, आज हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो नाभिक की परिकल्पना की, जो सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने इसकी परिकल्पना की थी, और इस परिकल्पना के अनुसार रदरफोर्ड ने एक परमाणु का जो आकार था वो 10⁻⁻10 मीटर के तथा जो केंद्र में 10⁻⁻14 मीटर के आकार का नाभिक की प्रस्तावना की। परमाणु का जो संपूर्ण धन आवेश था वो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना गया। इस प्रकार पिछले अध्याय में हमने नाभिक के अवयवों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कई बार उल्लेख किया था तथा यह ध्यान में रखा कि नाभिक के अवयवों के विषय में ज्ञान धीरे धीरे ही प्राप्त हुआ। रेडियो एक्टिव विघटन से यह ज्ञात हुआ कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स थे उनमें से परमाणुओं में से एल्फा कण जिन पर आवेश 2e तथा द्रव्यमान जो था वो हीलियम के आवेश के द्रव्यमान के बराबर था, ये कण निकलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बीटा कण या इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। तो इसकी संरचना के रूप में यदि इससे ये निष्कर्ष निकाला गया, संभवतः कण में ये नाभिक उपस्थित रहते हैं। एल्फा कण का जो नाइट्रोजन नाभिक में प्रवेश कर जाता है तब एक ऐसा आवेशित कण निकलता है, जैसे इसमें ये कोई नाभिक है, नाभिक में एल्फा कण जब इसमें से प्रवेश करता है तो इसमें से एक ऑक्सीजन का नाभिक निकलता है और एक अन्य प्रकार का नाभिक निकलता है, जिससे हमने देखा कि उसकी विभेदन जो क्षमता थी, उसकी विभेदन क्षमता एल्फा कण से कहीं अधिक होती है। इस कण पर जो आवेश का जो मान था वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता था और द्रव्यमान जो था वो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तब ये इसे हमने क्या कहा, इसे प्रोटॉन कहा गया। तो इस प्रकार क्योंकि बीटा डीके में नाभिक में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, संभवतः यह नाभिक में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इस विचार के आधार पर नाभिक की रचना के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की नाभिकी अवयवों के रूप में परिकल्पना की गई, लेकिन बाद में इस परिकल्पना में कुछ दोष पाए गए जिससे यह परिकल्पना अमान्य कर दी गई। अब हम देख रहे हैं कि नाभिक के अवयव के रूप में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन परिकल्पना तथा इसका अस्वीकरण, यानी कि जो इस परिकल्पना के अनुसार इसमें जो दोष पाए गए थे उसका अस्वीकरण कैसे किया, वो हम क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस परिकल्पना के अनुसार परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, ये माना गया। इसमें क्या माना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जहाँ पर द्रव्यमान संख्या A और जड़ परमाणु क्रमांक वाले जो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो AMU एटॉमिक मास यूनिट तथा जो आवेश था वो ZE के बराबर होता है। प्रोटॉन पर जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना था, 1 AMU तथा जो इस पर आवेश का जो मान था वो +E के बराबर था, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.0054 AMU, यानी इसका लगभग ये कहें कि 0 के बराबर था, और इसके ऊपर जो आवेश का जो मान है इलेक्ट्रॉन पर वो E के बराबर है। तब यदि हम इसको देखते हैं तो इस परिकल्पना के अनुसार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार, नाभिक के द्रव्यमान को AMU प्राप्त करने के लिए इसमें A प्रोटॉन होने चाहिए। इस परिकल्पना अनुसार क्या कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, A प्रोटॉन होना चाहिए। ऐसा करने पर इसमें जो आवेश का जो मान है वो AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें AE का हो जाएगा, जबकि नाभिक का जो आवेश है वो कितना है, ZE होता है। अतः नाभिक का सही आवेश ज्ञात करने के लिए
इसमें A-Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इस नाभिक के चारों ओर Z इलेक्ट्रॉन क्या है चक्कर लगाते हैं। अगर इसमें अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल के अनुसार मान लो कोई एक हीलियम का एग्जाम्पल है जिसमें A=4 और Z=2 के नाभिक में ये मान लीजिए 4 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इसी प्रकार हम नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन में क्या है कि A14 है और Z कितना है 7 है, तो इस प्रकार से 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यह परिकल्पना रेडियोएक्टिव तत्वों में अल्फा तथा बीटा कण के उत्सर्जन को भी समझने के लिए ये एक सरल मॉडल के प्रस्तुत करती है। क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन माने गए हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन अर्थात बीटा कण जो उत्सर्जित हो सकते हैं, अल्फा कण को 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का संगठित कण मान लें, तब किसी नाभिक से यह भी उत्सर्जित हो सकता है। उपरोक्त सरल व्याख्याएं नाभिक की संरचना के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को बल देती है, लेकिन कई सैद्धांतिक और प्रायोगिक असहमतियां बनी इस परिकल्पना को अमान्य बना देती है, जिसके ये निम्न अपने पास क्या है एग्जाम्पल से उदाहरण से ले रहे हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो परिकल्पना है इसका अस्वीकरण। नाभिक के कोणीय संवेग की व्याख्या करने में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो परिकल्पना है वो असफल रहती है। नाभिक में हम जानते हैं कि नाभिक में जो कोणीय संवेग जो पाया जाता है, जिसका जो सर्वाधिक या मैक्सिमम जो मान है वो जेड डायरेक्शन में इसका जो घटक होता है जेड मैक्सिमम है वो कितना होता है जे, यानी कि एच क्रॉस कहें या h/2π, जहाँ जे अपने इसमें क्या है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। यदि इसमें हम देखते हैं एक क्वांटम संख्या इवन हो तो जे का मान 0 या पूर्णांक होता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और यदि ए का मान ओड या विषम हो तो जे का जो अर्धपूर्णांक है वो h/2 3h/2 ये होता है। तो इस प्रकार यदि हम इसमें अगर एग्जाम्पल्स लें, एग्जाम्पल्स अगर अपने नाइट्रोजन नाभिक के लिए अगर ये लेते हैं तो नाइट्रोजन नाभिक के लिए जो A=14 जो है, ए का मान कितना है 14 है, जो कि इवन है, तो इसके हिसाब से जे का मान पूर्णांक यानी J=1 होता है। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाइट्रोजन नाभिक के कोणीय संवेग पर अगर विचार करते हैं, तब नाइट्रोजन नाभिक में 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके अनुसार प्रोटॉन के लिए जो जे का मान है वो पूर्णांकी होना चाहिए या अर्धपूर्णांकी हो। तो 14 प्रोटॉन के योगदान के लिए अपने पास जो h जो है वो क्या होगा पूर्णांकी होगा, यानी h, 2h, 3h के बराबर होगा। किंतु नाभिक में 7 इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, जिसका कोणीय संवेग या जो उसका जेड घटक है वो कितना होता है ±h/2 होता है। इसलिए जो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी ओड 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कोणीय संवेग का जो मान है वो अर्धपूर्णांकी ही होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाइट्रोजन नाभिक का जो जे है वो अर्धपूर्णांक होना चाहिए, जबकि प्रयोगों से जे का जो मान है वो कितना आता है 1 आता है। तो यह तथ्य प्रयोग से प्राप्त जो J=1 आता है इससे मेल नहीं खाता, और अकेले नाइट्रोजन के लिए ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये असमानताएं या विसंगतियां पाई गई।
अगर हम इसका दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं, दूसरा अगर इसका अपन देख रहे हैं तो उसके अंदर नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण के प्रायोगिक मान से असहमति ये भी है, यानी कि जो नाभिक के जो चुंबकीय आघूर्ण के जो मान है उससे भी असहमति जताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक में इसके अवयवों के चुंबकीय जो आघूर्ण है का कुछ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण हो सकता है, और यह एक इलेक्ट्रॉन का यदि अपने चुंबकीय आघूर्ण देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू कितना होता है, EH अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me लिखा हुआ है, ये लगभग कितना है 0.9274 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला होता है, जहाँ पर Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक प्रोटॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो म्यू एन बराबर कितना होता है, EH अपॉन 4 पाई MP होता है, जहाँ MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, और म्यू एन क्या है, नाभिकीय मैग्नेटॉन के रूप में लिखा गया है। तो इसका जो मान है वो कितना आता है, 5.05 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला प्राप्त होता है। यानी इस कोटि का हमें प्राप्त होता है जो कि म्यू बी के लगभग, यानी कि उसके कहें कि 1/1836 गुना कम प्राप्त होता है। अतः यदि नाभिक की रचना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार होती है, तब ऐसे नाभिक में जिनमें ओड संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं के लिए चुंबकीय जो आघूर्ण है का जो मान है वो 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला की कोटि का प्राप्त होना चाहिए। जबकि हमने देखा कि वास्तविक प्रयोगों से प्राप्त नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है सदैव जो है वो म्यू एन की कोटि का ही पाया जाता है। तो यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो परिकल्पना से निर्धारित चुंबकीय आघूर्ण के मान से, यानी कि ये कहें कि ये लगभग 1/1836 गुना कम है, इसके आधार पर भी ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया। अगर हम इसके और भी अगर इसका देखें तो अगला इसमें है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति असंभव है। यानी कि नाभिक को हमने एक माना था कि नाभिक एक सूक्ष्म निकाय है जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के स्थान पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों की पालना होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा उसके संवेग में यदि अनिश्चितता डेल्टा पी, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो है वो लगभग एच क्रॉस के इक्वल होना चाहिए, जहां एच क्रॉस जो है, एच क्रॉस है वो कह रहे हैं H अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। दोबारा जहाँ एच क्रॉस जो है वो क्या होता है, H अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो इस प्रकार यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मान लें, यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मान लें तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता या नाभिक के आकार की कोटि की होनी चाहिए। यानी कि ये कहें कि इसकी जो कोटि है, नाभिक के आकार की जो कोटि है वो कितनी है, डेल्टा एक्स लगभग इक्वल टू के 10⁻⁻14 मीटर के बराबर होती है, यानी इस आकार की होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल्स के अनुसार डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स जो है वो अपने पास कितना था, एच क्रॉस के बराबर था। तो डेल्टा पी अगर यहाँ से देखते हैं तो एच क्रॉस अपॉन 10⁻⁻14, तो अगर ये मान लगते हैं
तो जो इसका डेल्टा संवेग में जो अनिश्चितता है वो 10⁻⁻20 जूल इंटू सेकेंड पर मीटर आनी चाहिए। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग और इसके अधिकतम अनसर्टेनिटी की कोटि मान ली जाए, तब नाभिकीय आकार से परिबद्ध इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो 10⁻⁻20 जूल इंटू सेकेंड पर मीटर के बराबर होता है। तो इसमें जो अगर हम कहें कि इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर रिलेटिविस्टिक अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालते हैं तो E इक्वल टू अपने पास होता है कि √p² c² प्लस m² c⁴। तो इसमें अगर E के वैल्यू अगर इसमें कि P, C, M और C की M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C प्रकाश का वेग है और P जो मोमेंटम हमने अभी ज्ञात किया 10⁻⁻20। तो अगर ये सारी वैल्यू अगर इसके अंदर रख जाते हैं तो अपने पास इसका जो मान है वो लगभग 3 × 10⁻12 जूल, या ये कहें E जो है वो लगभग कितना आता है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। तो इस परिकल्पना के अनुसार नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित मान लेते हैं, तब इनकी ऊर्जा है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नाभिक में अगर बीटा डीके में प्राप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी इसी कोटि की होनी चाहिए, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं पाई गई। तो यह विसंगति जो है वो इलेक्ट्रॉन की नाभिक में उपस्थिति की संभावनाओं को नकारती है। जैसे, या इसमें यह भी कहें, इसके कुछ अन्य तर्क भी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के विरुद्ध कुछ अन्य तर्क की बात करते हैं। तो इसमें अगर पहला अपने पास देखते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाइट्रोजन नाभिक में 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन अर्थात 21 फर्मियोन होने चाहिए। इस कारण यह फर्मियोन फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक का पालन करना चाहिए, परंतु हमने देखा कि इसका नाइट्रोजन का जो है J = 1 होने के कारण यह बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की पालना करते हैं। दूसरा इसका अगर देखते हैं कि कोई भी कण अपनी कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा = h/mc कॉम्पटन वेवलेंथ होती है से कम क्षेत्र में परिबद्ध नहीं हो सकता। तो अगर लैम्डा का मान अगर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो h का मान 6.6 × 10⁻34 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 और c प्रकाश का वेग, तो इसकी वैल्यू जो है वो 2.4 × 10⁻12 मीटर या लगभग 244 फर्मी के बराबर प्राप्त होती है। तो जब नाभिक का व्यास कुछ ही फर्मी का होता है, अतः नाभिक का व्यास लेस देन लैम्डा, और इस कारण एक इलेक्ट्रॉन नाभिक में बाउंड नहीं हो सकता। अगर हम पाउली के पोर्जन के सिद्धांत में भी अगर देखते हैं तो बीटा डीके में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक अन्य कण यानी कि एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होते हैं, जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में एंटी न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर इसकी हम अन्य और एक जगह देखते हैं तो बीटा डीके में भी 2 प्रकार का होता है। इसमें एक तो के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं और एक इसमें पॉजिट्रॉन यानी बीटा पॉजिटिव या ई पॉजिटिव उत्सर्जन होते हैं। तो इसके अनुसार पॉजिट्रॉन को ये नहीं समझा सकता, और यदि ये हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन की भांति पॉजिट्रॉन भी नाभिक में उपस्थित रहता है, तब नाभिक में जो ई नेगेटिव ई पॉजिटिव जो अपने पास ये कहें कि पेयर एनहिलेशन है होकर ऊर्जा प्राप्त होगी, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता।
तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के बारे में तथा इसका कुछ अस्वीकार इसको क्यों कर दिया गया इसके बारे में हमने पढ़ा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।